नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में लाइनमैन की भर्ती जो आने वाली है साथियों, उसकी मॉडल पेपर मतलब जो अपना NSQF 4 लेवल की जो बुक है साथियों, उसके मॉडल पेपर यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं आपको 25 क्वेश्चन करा चुका था। ये आज का देखते हैं 26वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथियों कि ऑक्सिलोस्कोप का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी, पीक टू सिग्नल वोल्टेज और वेव, ये इन तीनों को दर्शाने के लिए तो करते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा क्या दर्शाने के लिए नहीं किया जाता। तो साथियों यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब कि ऊर्जा को दर्शाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो साथियों जैसे कि इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, सी इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आ रहा है कि डिप्लेशन मोड मॉसफेट मतलब क्या है, मतलब बताना चाह रहा है। तो साथियों जैसे कि इसका आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर आ रहा है साथियों, पॉजिटिव एवं नेगेटिव गेट वोल्टेज दोनों में काम कर सकता है डिप्लेशन मोड मॉसफेट। मतलब होता है, मॉसफेट का फुल फॉर्म भी पूछा था साथियों कई बार, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आंसर इसका है डी। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि SCR क्या है। SCR मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायरिस्टर बोलते हैं, जो क्या करता है मोटर की गति को नियंत्रण करने में भी इसका यूज़ होता है तथा एक स्विच के भांति इसका यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि SCR क्या है। तो साथियों जो 28वें नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर आ जाएगा साथियों, यूरी डायरेक्शनल, मतलब कि एक दिशीय स्विच होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, JFET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, JFET, ठीक है, फील्ड जे यानी होता है साथियों जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, JFET का फुल फॉर्म होता है, लेकिन इन्होंने पूछा JFET क्या है। तो साथियों जो JFET होता है, ये क्या होता है, एक वोल्टेज नियंत्रित उपकरण होता है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है, यह एक वोल्टेज नियंत्रित उपकरण होता है। तो साथियों ये इसके साइड में मैं ये लगा भी दे रहा हूँ, इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में आ रहा है कि उपयुक्त में से बाईपोलर डिवाइस क्या है। तो एक होता है BJT, जो क्या होता है साथियों, बाईपोलर भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है IGBT, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, IGBT भी क्या होता है, बाईपोलर डिवाइस होता है, तो इसको बोलेंगे इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो जो 30वें नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर इज करेक्ट। और ये जो GTO होता है साथियों, गेट टर्न ऑफ स्विच होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन 31 नंबर का, एंड गेट का आउट लो होगा। तो 31वें नंबर का क्वेश्चन है साथियों, यदि इनपुट लो हुआ तो होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी MPTO में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि जो सार्वजनिक इमारतों ऑफिस में आमतौर पर कौन सा वायर सिस्टम लगाया जाता है, मतलब वायरिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होता है। तो सार्वजनिक इमारतों और ऑफिस में साथियों कंड्यूट वायरिंग की जाती है। तो जो 32वें नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है साथियों डी। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वें नंबर का कि DC जनरेटर से उत्पन्न होने वाले EMF किस प्रभावित करते हैं। तो ठीक है, क्या प्रभावित करते हैं साथियों, ये होते हैं गतिशील होता है। जो 33वें नंबर का क्वेश्चन है, 33, इसका आंसर आ जाएगा गतिशील। ठीक है, गतिशील प्रभावित EMF उत्पन्न करता है। EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप देख पा रहे हैं कि DC मोटर में आर्मेचर करंट की क्या दिशा होती है। अब इन्होंने साथियों DC मोटर में पूछा हुआ है, तो इसलिए इसका जो आंसर है 34 नंबर का, इसका आंसर आ जाएगा साथियों, जनरेटेड EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के विपरीत होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 35वें नंबर का क्वेश्चन आ रहा है साथियों कि DC मशीन का इंड्यूस्ड EMF किसके समानुपाती होता है। तो इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, DC मशीन में पूछा है। ठीक है, तो आपको पता है इसमें साथियों क्या होता है, ये जो ई होता है 5ZN P। ठीक है, 60
ए हो जाएगा, ठीक है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला होता है 5ZNP/60 होता है। अब इसमें लिखा हुआ है साथियों, केवल फ्लक्स आर्मेचर की गति, एन मतलब होता है गति, और कितने कंडक्टर, जेड मतलब होता है कंडक्टर, है ना। तो इनमें से सभी, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर साथियों, इनमें से सभी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन सभी पे डिपेंड करता है, तो इनमें से सभी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर 35वें नंबर का इनमें से सभी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि डीसी मशीन योग किस चीज़ से बना होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, यह कास्ट आयरन का बना होता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अलग से उद्दीप्त, अलग से मतलब पृथक उद्दीप्त डीसी जनरेटर का फील्ड किस से जुड़ा हुआ होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये अलग से मतलब हो जाएगा बाहरी सप्लाई स्रोत से जुड़ा हुआ होता है। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की गति बढ़ने पर क्या होता है। तो देखिएगा 38 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ रहा है साथियों, बैक ईएमएफ बढ़ जाता है किंतु लाइन करंट घट जाती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसको हम DOL स्टार्टर बोलते हैं, बड़ी डीसी मोटर चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि साथियों इसका नाम ही है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसमें करंट क्या होता है, नियंत्रित नहीं होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, शुरुआत का करंट बहुत ज़्यादा होगा, जिस कारण क्या हो जाएगी, मोटर जल जाएगी, इसीलिए इसका बड़ी मोटरों में यूज़ नहीं करते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 40 नंबर का कि डीसी मोटर के परिक्रमण की दिशा हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो साथियों आप सभी को पता होगा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है और एक फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है। तो अगर मोटर की बात करें तो फ्लेमिंग का क्या हो जाएगा साथियों, लेफ्ट हैंड रूल कार्य करता है, और जनरेटर की अगर बात करते हैं तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन का आंसर आ जाएंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हो जाएगा। 40 नंबर का बी क्वेश्चन का आंसर, मतलब 40 का बी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 41 नंबर का कि फुल लोड रेंज में भी इनमें से कौन सी डीसी मोटर की गति स्थिर रहती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मतलब ये बोल दिया है कि स्थिर दे दिया है, तो कांस्टेंट स्पीड के लिए हम लोग भी जनरली क्या करते हैं, जो शंट मोटर होती है ना उसका यूज़ करते हैं। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रहा है 42 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे डेस्कटॉप पे 42 नंबर पे आ रहा है साथियों कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जो 42 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस, जो क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप तथा डाउन करता है, जो केवल एसी परिपथ बोले या फिर एसी सप्लाई पर वर्क करता है। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा डी, एसी वोल्टेज को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 43 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में कौन सी चीज़ भरी होती है। तो ट्रांसफार्मर का ब्रीदर इज इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो क्या करता है, ट्रांसफार्मर में नमी जाने से या फिर नमी को प्रवेश होने से रोकता है, जिसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, सिलिका जेल हो जाएगा, जो कि अच्छी गुड कंडीशन पे रहता है। तो वह हल्का गुलाबी व सफ़ेद कलर का रहता है, और जब नमी को अवशोषित या शोषित कर लेता है, मतलब नमी आ जाती है, तो वह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से क्या है जो ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है। तो जो फ्रिक्वेंसी और जो पावर होता है वह ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता। अगर हमारी 11 kV की सप्लाई दे रहे हैं और उसमें अगर अपनी 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है साथियों और 33 kV भी है, तो जो फ्रिक्वेंसी प्राइमरी साइड में है वही फ्रिक्वेंसी आपको सेकेंडरी साइड में भी प्राप्त होगी, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको पता होगा कि जो इंडिया की फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज है तथा टॉलरेंस कितना होता है साथियों, ±3% होता है, ठीक है। मतलब 53 या फिर 47 फ्रिक्वेंसी, ये इतना टॉलरेंस इसका आ सकता है, ठीक है, इतने में वेरी कर सकती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। तो जनरली साथियों जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं साथियों,
जो 45 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है ऑयल कूलिंग का यूज़ किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, नेफा ऑयल, जिसको ट्रांसफार्मर ऑयल, मिनरल ऑयल या फिर खनिज तेल या फिर नेफा ऑयल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का वर्क क्या है। तो आप सभी को पता होगा जो ट्रांसफार्मर में एक और ड्रम के आकार का ऊपर में कंजर्वेटर टैंक लगा होता है, जो क्या करता है साथियों, ट्रांसफार्मर जब अधिक गर्म हो जाता है तो ट्रांसफार्मर के ऑयल को यहाँ पढ़ देता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर के तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखता है, क्योंकि वातावरण में तापमान बदलता रहता है, जिसके कारण जो ऑयल रहता है उसका भी मतलब ऊपर नीचे होते रहता है, खोलते रहता है। अगर साथियों ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, जब नमी ठंडा हो जाता है तो नीचे आ जाता है। तो ये वृद्ध मतलब क्या बोलना चाहिए, कंजर्वेटर का काम है यहाँ पे, ठीक है। कंजर्वेटर तक आते रहता है। तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफार्मर के तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखता है, क्योंकि वातावरण में तापमान बदलता रहता है। आगे देखिएगा 47 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं साथ ये क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज नियंत्रण को किस प्रकार, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है साथी। तो ये आपको सभी को पता होगा कि फुल वोल्टेज अपान के नो वोल्टेज अपान के फुल वोल्टेज, तो E2 माइनस के V2 अपान के E2 हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य परिचालन व्यवस्था में कौन से ट्रांसफार्मर के सहायक को लगभग शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो भैया आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सीटी होती है उसकी सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट सर्किट करके रखा जाता है, नहीं करेंगे तो फूट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो सीटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, इसकी सेकेंडरी को सामान्यतः क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 48 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर है साथियों सीटी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 49 नंबर का, इनमें से कौन सा उपकरण तात्कालिक मूल्य जब विद्युत मात्रा का संकलन किया जा रहा हो तो वह उस समय दर्शाता है। तो 49 नंबर का क्वेश्चन आंसर आता है केटिंग इंस्ट्रूमेंट। साथियों याद रखिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में कि परमानेंट मूविंग कॉइल मतलब होता है परमानेंट PMC। परमानेंट मूविंग कॉइल उपकरण में नमी बल किस चीज़ से उपलब्ध होता है। तो जो 50वें नंबर का क्वेश्चन है इसमें आ जाएगा ED करंट के कारण होता है। क्वेश्चन का आंसर है B, ठीक है। आगे साथियों इसके बाद है मॉडल पेपर नंबर 3। आगे नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। तो साथियों ये जो आज का मॉडल पेपर सेकंड था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों अपना ध्यान रखिए, भर्ती आने वाली है, लग जाइए तैयारी में। तो साथियों आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।